हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू। रमज़ान चल रहा है लेकिन क्रिकेट नहीं रुकती। पाकिस्तान टीम ने सफ़र किया है न्यूजीलैंड का। उधर हमारी T20 सीरीज़ शुरू हो चुकी है और पहला मैच इज़ इन द बुक्स। ये एक नया लुक था पाकिस्तान स्क्वाड के लिए। हमने कुछ की प्लेयर्स को ड्रॉप किया है ताकि हम 2026 T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन शुरू करें। और न्यूजीलैंड ने क्वाइट कन्विंसिंगली हराया। हम 100 रन भी पूरे नहीं कर सके, 20 ओवर तो पूरे नहीं खेल सके हम, लेकिन बड़ी बात है कि 10 ओवर ही पूरे खेल लिए जिस तरीके से हमारा स्टार्ट हुआ था इस मैच में। टीम सिलेक्शन के ऊपर तो बात करते रहेंगे, टीम टैलेंट के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इट्स जस्ट अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। इससे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ, अगर आप एक पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन हैं, आपको पता है कि इस वक्त कितना मुश्किल टाइम चल रहा है टीम के लिए और कितना मुश्किल है इस टीम को सपोर्ट करना, क्योंकि जो ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी गुजरी है, आई थिंक इट रियली ब्रोक द फैंस बैक कि हमने इतनी देर इंतज़ार किया एक टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए और इतनी हाइप बनी थी कि जब पाकिस्तान में हो रहा है और फिर हम एक मैच नहीं जीत सके और बाहर हो गए टीम। और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं, चाहे वो साइम अयूब को ब्लेम करना हो कि इसकी वजह से हम हारे हैं क्योंकि ये नहीं था टीम में, या विन है या लर्न है, आई मीन दिस इज़ नॉट हाउ क्रिकेट शुड बी प्लेड। मुझे लगता है इस वक्त सिमिलर सिचुएशन है 2015 के ODI वर्ल्ड कप के बाद कि टीम एक रीबिल्डिंग फेज़ में जा रही है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए सीरियसली, आपको लगता है ये टीम रीबिल्ड कर सकती है विद द टैलेंट गिवन जो हमने देखा है इस मैच में? अब आप हर कोई बोलेगा कि यार एक मैच हुआ है, ये वो सारा, आई डोंट नो मैन। जो मैंने देखा था इस मैच में, इट वाज फार फ्रॉम इम्प्रेसिव। बैटिंग से शुरू करते हैं यार। मोहम्मद हारिस ने ओपनिंग की थी और जिस तरीके से एम्बैरेसिंग इनिंग्स रही उनकी, 5 बॉलें मिस और 6ठी बॉल पे आउट। मारना चाह रहे हैं शॉट को, बाउंस का उन्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा, सारी बॉल उनकी छाती के साइड से निकल रही हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि आगे आऊँ पीछे आऊँ क्या करूँ। सो आई थिंक ज़ाहिर है एक्सपीरियंस की कमी है इन कंडीशंस में, लेकिन उसके बाद भी जो प्लेयर्स आए थे, इट वॉज़ द सेम शो कि मतलब लोगों को समझ नहीं आई थी कि बाउंस को टैकल कैसे करना है। आप हर कोई बात करते हैं माइंड सेट के बारे में, जो मॉडर्न डे क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, स्ट्राइक फोर्स कैंप बनाया गया रज़ाक के अंडर कि हिटिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा, ये सारी बातें तो होती हैं, लेकिन भाई जो एट द एंड ऑफ द डे जो क्रिकेट की टेक्निक है वो तो चेंज नहीं होती ना। रिस्पेक्ट तो आपको देनी होती है ना बॉलर को। ये प्लेयर्स तो लग रहा है कि इनमें वो टेक्निक नहीं है कि ये सर्वाइव कर सकें ऐसे कंडीशंस में इस ऑपोजिशन के ख़िलाफ़। जेमिसन एक बहुत अच्छा बॉलर है, उसने एक्सपोज करके रख दिया पाकिस्तानी बैट्समैन को। ज़रूर आप स्ट्राइक फोर्स कैंप और बाकी मॉडर्न डे क्रिकेट के कैंप्स करते रहें, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों पे फोकस करें जो नज़र आते हैं कि यार इसमें एटलीस्ट टैलेंट है और इसमें एटलीस्ट वो टेक्निक है, वो सर्वाइव कर चुका है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। हमें क्यों ऐसे प्लेयर्स नहीं मिल रहे? ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर सोचना होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं टीम परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। हमें प्लेयर्स इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि हम अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं गार्बेज पे। हम इन्वेस्ट करते हैं बड़े बड़े नामों पे जो पुराने दौर में खुद ही पॉलिटिक्स बहुत खेल चुके हैं टीम के साथ। उन पे हम इन्वेस्ट करते हैं, 50-60 लाख रुपए देते हैं पर मंथ उन्हें। फॉर डूइंग व्हाट? नोबडी नोज़। कितने आवर्स लगा रहे हैं? नोबडी नोज़। व्हाट्स द जॉब डिस्क्रिप्शन? नोबडी नोज़। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि वो पैसा आप यूटिलाइज़ कर सकते हो प्लेयर्स डेवलप करने में। आप क्यों नहीं पैसे की यूटिलाइज़ करते टैलेंट आइडेंटिफाइंग कैंप्स में अक्रॉस द कंट्री? मुझे समझ नहीं आती। अगर एक बंदे की भी सैलरी इन मेंटोर्स में से लग जाए एक कैंप शैम्प लगाने में किसी सिटी में, तो कितना टैलेंट आ सकता है उसके सामने, ये आप सबको पता ही है। क्यों हम पैसे नहीं लगाते यंगस्टर्स की डेवलपमेंट में, कोचिंग प्रोग्राम्स में, एकेडमी प्रोग्राम्स में जो PCB स्पॉन्सर करे, नए बच्चों को बुलाए, स्कूल के बच्चों को बुलाए गर्मियों की छुट्टियों में कि यार आप आओ इधर, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 21 की 3 कैंप्स हैं, यहाँ पे आए, अपने बच्चों को इनरोल करें गर्मियों की छुट्टियों में, आप लोग फ़न करें, फ़ायदा उठाएं और हम टैलेंट ढूंढेंगे। हम क्यों ऐसी चीज़ें नहीं करते? ये चीज़ें होती रही हैं। पुराने हमारे जो चेयरमैन हैं माजी में हमने देखा है उन्होंने किया है। शरियार ख़ान ने CPC बनाया था, उसके अंदर मैं खुद ही भी गया था गर्मियों की छुट्टियों में। अंडर 12 समथिंग में मैंने खेला था और पिंडी स्टेडियम में खेला था। तो ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हम इन्वेस्ट करें? हम क्यों बिलीव करें कि ये मेंटोर्स वगैरह ही हमें निकालेंगे इन चीज़ों से? इट्स जस्ट रिडिकुलस कि आपके पास टैलेंट ही नहीं बचा क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं करते। स्कूल्स को प्रायोरिटाइज क्यों नहीं करते? स्कूल क्रिकेट किधर है? कुछ समझ नहीं आ रही किसी को भी कि PCB किधर अपना पैसा लगा रहा है और क्या सूरत हाल है। अच्छा, इसके बाद अब वापस आते हैं मैच के ऊपर। अब आपने ऑलराउंडर्स ऐसे बनाए हुए हैं
कि जो कभी भी अपने आप को प्रूव नहीं कर सके इतने सालों के बाद भी, कि उन्हें ऑलराउंडर कहा भी जाए, और इतने शेमलेसली इन लोगों को ऑलराउंडर की कैटेगरी में डाल के प्रेजेंट किया जाता है. आई मीन आई कांट बिलीव इट. शादाब खान को अगर आप देखें, मैं एक मैच में गया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था पाकिस्तान में, और उधर शादाब आया और इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज इन अ टफ स्पॉट, और उधर आके मेरे साथ एक बच्चा बैठा हुआ था कि नहीं शादाब कर लेगा, शादाब अच्छा प्लेयर है. तो मैंने कहा यार शादाब कैसे करेगा, शादाब ने कभी भी नहीं किया और शादाब आउट हो गया. शादाब के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते, वो तो फिर भी PSL लेवल था भाई. यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट में शादाब खान को आप कैसे ऑलराउंडर कैटेगराइज कर रहे हो. हम देख चुके हैं ही कांट डू इट, एंड अगेन यू ऑलवेज गो बैक टू व्हाट हैज़ फेल्ड अपेरेंटली. और इस वक्त उनकी कोच जो है, हमारे पाकिस्तान टीम में कोच उनके सुसर हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. यार आप लोग किधर पहुँचा के हो पाकिस्तान क्रिकेट को, कसम से बात करने का दिल नहीं चाहता इस वक्त. इतना ज़्यादा मैस हुआ हुआ है, और इस PSL ने इन और एजेंट्स ने इनके दिमाग में ऐसा बना दिया, इन प्लेयर्स के दिमाग में, कि ये पता नहीं कितने बड़े स्टार्स और वर्ल्ड बीटर्स हैं. हालांकि जब ICC के टूर्नामेंट्स आते हैं तब इन सारों के टायरों के अंदर से हवा निकल जाती है, फुस हो जाते हैं. तो भाई आप प्लीज़ अपने आप की प्रायोरिटीज़ ठीक करो. अभी थोड़ी देर बाद PSL फिर आ जाएगा और वाह वाह होने लग जाएगी इन्हीं प्लेयर्स की. भाई वाह वाह करना बंद करो, ये रियलिटी है. 3 for 3 हो गए थे आप न्यूजीलैंड के सामने, अभी हाथ खड़े कर दिए थे आपने. ये आपकी न्यू लुक थी और हर चीज़. भाई यही वही था ना जो आपका कप्तान आया था अभी, जो करंट कैप्टन है सलमान अली आगा, उन्होंने कहा था कि हम एक फील्डलेस अप्रोच के साथ, न्यू अप्रोच के साथ खेलेंगे. भाई इसका ये मतलब है कि हर बॉल को मारो. आप लोगों को पता है डबल और सिंगल की क्या वैल्यू है क्रिकेट में? ये आपको लगता है कि छक्के चौके मॉडर्न डे क्रिकेट है. डॉट बॉल्स ना खेलना इज़ द प्राइमरी मॉडर्न डे क्रिकेट. ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट भाई. स्ट्राइक रोटेट करो, बैट बॉल को मारो, तो वैसे ही 10 रन पर ओवर बन जाते हैं. आप लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि 6 छक्के जब तक ओवर में ना लगे तो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं होती. स्ट्राइक फोर्स कैंप पूरा लगा दिया आप लोगों ने रज़ाक के साथ. क्या फ़ायदा हुआ हमें उसका, मैं आपसे पूछता हूँ. अभी ये जो प्लेयर्स आए हैं कितने छक्के मार लिए उन्होंने, और ये प्लेयर्स आए कैसे हैं ये मुझे आप बता दें. जैसे अब्दुल समद है, आई एम अ बिग फ़ैन, ठीक है, वो उसमें अच्छा टैलेंट नज़र आता है, लेकिन उसने सिर्फ 18 T20s खेले हैं डोमेस्टिक में. उसको आप ले आए हो इधर न्यूजीलैंड में, ले गए हो इधर इतनी बड़ी टीम के खिलाफ खेलें. उसने क्या परफॉर्म करना है भाई. इन लोगों को डोमेस्टिक में थोड़ा टॉयल करने दो, उन लोगों को टैलेंट लेने दो और फिर लाओ इन्हें. फॉर एग्जांपल मोहम्मद आमिर था, ठीक है, उसको हम जल्दी ले आए थे. वो भी डोमेस्टिक खेला था, लेकिन उसको हम एज में जल्दी ले आए थे. ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट. तो जब तक वैसा ना हो आप ऐसे लोगों को ना लाएं. इवन जब उमर अकमल, मुझे याद है जब उसको हम लाए थे और उसने सेंचुरी मारी थी टेस्ट डेब्यू में इन न्यूजीलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड. अब तो वो पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ लगती है. पहले तो उमर अकमल का टैलेंट था, लेकिन वो भी डबल सेंचुरी मारी थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, मुझे लगता है टीम में आने से पहले. तो ये जो बड़े प्लेयर होते हैं, बेशक वो एक्सप्लोसिव छक्के मारने वाले हों, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस दिया जाए. ये अब्दुल समद जैसे 18 मैच में आप नहीं खिला सकते. मैं शॉक्ड था जब मैंने देखा था कि यार इसकी सिलेक्शन हो गई है. हम इतने डेस्परेट हो गए हैं कि हम जो मैचेस नहीं भी खेलता उनको भी पाकिस्तान टीम की कैप दे रहे हैं. क्या कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान टीम की कैप की? समझ नहीं आ रही कि हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है. और इसके अलावा देख लें, अब शादाब ने परफॉर्मेंस उसकी आपके सामने है. अब थोड़ी देर बाद वो फुल टॉस कराने लग जाएगा बॉलिंग में, और फिर आप बोलेंगे कि इसको क्यों लाए हैं, इसको क्यों लाए हैं. अभी से बोलना चाहिए कि भाई इसको क्यों लाए हैं, इसका क्या काम है इधर. बहुत डिसअपॉइंटिंग मैच था टू बी ऑनेस्ट. और ये मुझे सबसे बुरा लग रहा था क्राइस्ट चर्च के फैंस के लिए कि भाई इतना खूबसूरत ग्राउंड, बैठने की ज़्यादा सीटें तो नहीं है, ज़मीन में भी बैठे हुए थे बेचारे, लेकिन ये वही ग्राउंड है बाय द वे जिधर राशिद लतीफ़ ने एक्यूज़ किया था वसीम अकरम को फिक्सिंग का. बाय द वे यू कैन कैच दैट ऑल इन द मैच फिक्सिंग स्पेशल्स की प्लेलिस्ट, उधर सारा डिस्क्राइब हुआ है. लेकिन जब मैं क्राइस्ट चर्च का मैदान देखता हूँ मेरे दिमाग में वो आता है. तो क्राइस्ट चर्च बड़ा हुआ था, ठीक है, एंड एवरीबडी वॉज देयर टू सी न्यूजीलैंड परफॉर्म, डू वेल. लेकिन 3 for 3 के बाद किसका, और वो भी 1-2 ओवरों में, किसका दिल चाहेगा वहाँ पे बैठने का भी. मैच ख़त्म था, 1-2 ओवरों के बाद ही मैच ख़त्म था. ना कोई कंपटीशन था और ना इन लोगों को कोई अच्छी क्रिकेट देखने को मिली जो न्यूजीलैंड के फैंस आए थे. सो आई फेल्ट द वर्स्ट फॉर देम कि यहाँ पे तो हम एटलीस्ट टीवी पे देख रहे हैं, हम बंद कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, या वापस आ जाएंगे इस मैच को देखने जब कुछ होगा. लेकिन वो उधर बैठे हुए हैं 3 for 3 पे, और सारे लोग तैयार होके आए हैं. किस वजह से तैयार होके आए हो भाई? मैच ख़त्म हो गया, घर जाओ. तो ये सारा चक्कर था इस मैच का. अगेन इट्स नॉट फन टू बी अ पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन राइट नाउ. और इसके बाद हम बात करेंगे अब एक और टॉपिक के ऊपर जो बहुत एक सीरियस टॉपिक है एक्चुअली, और वो है पाकिस्तान टीम की कोचिंग का.
जैसे आप सबको पता है कई सिलेक्टर्स चेंज हुए हैं, कई मैनेजमेंट पर्सनल चेंज हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, और ये आकिब जावेद लाए सामने ना एज ए रीज़न फॉर पाकिस्तान अबिस्मल परफॉर्मेंस कि जितने कंसिस्टेंटली मैनेजमेंट और सिलेक्शंस में चेंज होती रही है उस वजह से पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। यार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये आपको अब याद आ रहा है? जब आप आ रहे थे तब याद नहीं था आपको? जब आपको अपॉइंट किया गया था, अभी आप इसलिए बोल रहे हो ताकि आपको चेंज ना किया जाए, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो जेसन गिलेस्पी थे उन्होंने इस ट्वीट को देखा एंड ही कॉल्ड आकिब जावेद द क्लाउन एंड ही सेड कि ये वही बंदा है जिसने कोशिश की थी हमें हटाने की, गैरी और जेसन गिलेस्पी को बैक स्टेज ना, और पीछे इंटरनल पॉलिटिक्स खेल के इनको फारिग करने की कोशिश की। और ऑनेस्टली ये चीज़ हमने पहले देखी हुई है। आप सबको याद होगा जब मिकी आर्थर कोच थे तो उस वक्त वसीम अकरम की भी थे क्रिकेट कमेटी में और मिसबाह उल हक भी थे क्रिकेट कमेटी में। उन्होंने एडवाइस करना था कि क्या फ्यूचर होगा मिकी आर्थर वगैरह का, और आखिर में उनको फारिग किया और मिसबाह उल हक जो इंटरनल कमेटी में थे उनको ही कोच बना दिया गया। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में बैक स्टैबिंग और पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, और अगर गोरे नज़र आ गए तो शायद ज़्यादा ईजी हो जाता है पॉलिटिक्स खेलना, कि इनको तो पता ही नहीं है पाकिस्तान में काम कैसे करते हैं। तो इसके बाद जी मिकी आर्थर ने स्टेटमेंट दी कि इट्स अ जंगल आउट देयर जो पाकिस्तान क्रिकेट में है, एंड ही फील्स बैड फॉर जेसन गिलेस्पी एंड गैरी कर्स्टन कि उन्होंने जिस तरीके से ये टाइम देखा है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि ये चीज़ें रियल हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया मैनिपुलेट होती है और एजेंडाज़ के बेस पे डिसीजंस लिए जाते हैं, और इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट बहुत है लेकिन इन वजूहात की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की नहीं कर रही। और मैं आप सबको वापस लेके चलता हूँ जब गैरी कर्स्टन को कोच बनाया गया था और ये जेसन गिलेस्पी को कोच बनाया गया था, वाइट बॉल और रेड बॉल रिस्पेक्टिवली। पहले गैरी ने रिज़ाइन किया। गैरी को तो कहा गया था कि आप ये करोगे, ऑल इन ऑल गैरी है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, आपने ऑल इन ऑल नहीं समझा उसे और आप उसे कुछ पावर्स लेना चाह रहे थे, एंड गैरी सेड आई एम नॉट गोइंग टू वर्क दिस वे एंड ही लेफ्ट। और शायद वहीं से पाकिस्तान क्रिकेट की डाउनफॉल शुरू हुई, क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड्स बेस्ट कोच मिल रहा है और आप फिर भी अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हो उसके साथ, एंड यू डिडंट लेट हिम इम्प्रूव। सर्जन मिल गया था, सर्जरी करने नहीं दी आपने, ठीक है, तो फिर आपने क्या कर लेना है उसके बाद? फिर जेसन गिलेस्पी को देख लें आप, वो बैकफुट पे हो गया भाई, ठीक है। आकिब जावेद आए और उन्होंने पिचेस वगैरह रिक्रिएट की, और जेसन गिलेस्पी की स्टेटमेंट आई थी, मुझे याद है कि मैं प्लेयर्स को सपोर्ट करता हूँ ना, और ये वगैरह सारा, और बेशक डिसीजंस वो नहीं ले रहे थे उतनी, लेकिन वो ही वाज स्टिल हैप्पी टू बी देयर। लेकिन उनको भी फारिग कर दिया, आकिब जावेद को ले आए, और उसके बाद जेसन गिलेस्पी का मुंह खुल गया कि ये हुआ है उनके साथ। तो यार इट्स जस्ट अ शेम। पहली बात तो कौन कोचिंग करना चाहेगा पाकिस्तान क्रिकेट की? कोई भी नहीं कोचिंग करना चाहेगा। एक तो टीम भी फारिग, ऊपर से जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, ऊपर से जलील करते हैं पब्लिक फोरम्स पे, तो इट्स नॉट राइट। लेकिन अब ये आकिब जावेद के साथ हम फंसे हुए हैं, और उसके बाद आकिब जावेद की आपने देखी है कोचिंग में कैसी डिज़ास्टर्स डिसीजंस ली गई हैं, उनको सिलेक्शन भी दी गई है। ये भी बड़ा मसला है कि हम डुअल रोल्स और ट्रिपल रोल्स और ऐसे देते रहते हैं, लेकिन हमारे चेयरमैन ही, उसके पास कितने रोल हैं भाई? वो सिर्फ पीसीबी चेयरमैन तो नहीं है, इंटीरियर मिनिस्टर भी वो हैं, गॉड नोज और क्या क्या रोल होंगे उनके पास। तो शायद उन्हें लगता है ये ऐसे ठीक रहता है एक बंदे के पास जब ज़्यादा रोल्स हों। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, तो फिर जो आपने मेंटोर बनाया हुआ सकलेन मुश्ताक को, अब इधर आपने उन्हें कोच भी बना दिया, तो मेंटोर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कर रहा होगा जब ये कोचिंग करें न्यूजीलैंड के अंदर? मेंटोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? नोबडी नोज। तो दीज आर ऑल इशूज़ विच go directly back to Mohsin Naqvi, who is the chairman of the PCB. I don't think he has the time or he has the knowledge to do what is right for cricket. I think in the end he is the one to blame, जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट इस जगह पे पहुंची है। मैं उनको एक्सक्लूसिवली ब्लेम नहीं करूँगा, इवन एज PCB चेयरमैन ही स्टिल बेटर देन ज़का अशरफ, जिनके 2-3 महीने का दौर था एंड पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो गई थी उस दौर में। आई थिंक दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट, और उधर से हम कभी रिकवर नहीं कर सके। जिस तरीके से उन्होंने बाबर आजम की व्हाट्सएप लीक की थी, लाइक हु डज दैट, लाइक दैट्स सो वियर्ड। तो खैर ये सारी बातें थी गाइज, और अफसोस है, दुख है, और इंतज़ार है कि पाकिस्तान टीम एक और रूप में आए, बेहतर फॉर्म में आए और दिखाए कि क्यों वो एक टाइम पे एक जायंट थी वर्ल्ड क्रिकेट की। लेकिन इस वक्त लग यही रहा है कि जो आपने टैलेंट इंट्रोड्यूस किया था वो फेल हो गया न्यूजीलैंड कंडीशंस में, एंड यू विल हैव टू गो बैक टू बाबर एंड रिजवान। एंड लाइक आई हैव मेंशन्ड मैनी टाइम्स बिफोर, बाबर आजम की जगह बनती है T20 स्क्वाड में मेरी नज़रों में, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो हैं
उनकी जगह नहीं बनती. उनकी जगह हम एक एग्रेसिव कीपर को ला सकते हैं जो एग्रेसिव बैटिंग करते हैं. और आई थिंक वील हैव टू गो बैक टू बाबर. और जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है, प्रॉब्ली रिजवान भी वापस टीम में आ रहे हैं एंड ही विल कंटिन्यू हिज कैप्टनसी. तो मोर लर्निंग in the days ahead. So until next time, guys, you've been watching Dusra View. I'll see you soon. Take care of yourself and Assalamu alaikum.